35-40 DCB છે, 60-70 ટ્રેક્ટરો છે ભાઈ. આ દેખી લેજો, આટલી લાઈન લાગેલી છે. આ લોકો એક રાત हमारी लेडीज ने भी मारू साहेब बधी ने आम पुलिस हमने हमारे हथियार काढ़ी ने आ इतनी पुलिस आ वेरावळनी जुलम है पुलिस नु आ जो हमारी दरगाह तोड़ी लायकी साहेब बधी कलेक्टर साहब ने मीडिया पर जो बात बताई है बिल्कुल झूठ बताई। वो बोले हमने नोटिस निकाली थी डेमोलेशन की, कब्जा लेने की, वो नोटिस हमको दी नहीं। सब डॉक्यूमेंट इसको दे दिया है, नहीं दिया ऐसी बात नहीं है। अब जो डॉक्यूमेंट यहाँ से जो सरकारी वकील ने कलेक्टर के द्वारा जो यहाँ मुद्दत मांगी थी वो मुद्दत के पेपर भी हमने उनको दिए, फिर भी बोले कि हम रोज काम कर ले कि जो इसमें मुजावरों के घर है वो घर का रोज काम करके मैं सरकार में रजूआत करूंगा कि इनको कहीं जगह पे मिल जाए। कलेक्टर ने कहा, बोला तुम्हारे 4 बजे आओ, 4 बजे तुम्हारे साथ में रह के मामले कर लेंगे। 4 बजे मामलेदार के साथ में तीन टीम बनाई, 3 टीम बना के अलग अलग सर्वे कराया। सर्वे हमारा 7 बजे पूरा हुआ, मामलेदार साहब ने सभी 7 बजे के बाद फौरन ऐसी हवा चली कि ये तो रात को डेमोलेशन करने वाले। 9 बजे हम खुद कलेक्टर साहब के घर पे बैठे। अच्छा। कलेक्टर साहब के घर पे बैठे, कलेक्टर साहब खुद बैठे हैं, डीवाईएसपी बैठे हैं, एसपी साहब बैठे, वेरावल पट्टन के मुस्लिम समाज के आगेवान बैठे हैं ने हमने ये बात दर्शाई कि सर ये क्या है डेमोलेशन का। कलेक्टर साहब खुद कहते और एसपी साहब भी खुद कहते हैं कि डेमोलेशन की कोई बात ही नहीं है। फिर डेमोलेशन तुम कैसे बोलते कि डेमोलेशन होने वाला है? एसपी साहब बोलते हैं, डीवाईएसपी बोलते हैं और कलेक्टर खुद बोलते हैं कि डेमोलेशन का कोई मसला नहीं है। बोले नहीं, हम आपको खातिरी देते हैं। एसपी साहब ने बोला, डीवाईएसपी ने बोला, कलेक्टर ने बोला कि डेमोलेशन का कोई प्रश्न नहीं है, ना आप चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ में डेमोलेशन की बात को निकाल डालो और पब्लिक को आप आराम से सबको घर पे जाने दो। हमारे साथ में बैठ के कलेक्टर ने बहुत गलत झूठ बोला। कलेक्टर साहब ने बोलने के बावजूद फिर 5 बजे सीधा हाजी मंगरूई साहब बाबा में इन्होंने जीसीबी डाला, अटेंड करा। तो अगर कलेक्टर साहब बोलता है कि डेमोलेशन नहीं करने का, एसपी साहब बोलता है कि डेमोलेशन नहीं करने का, यानी खुद डेमोलेशन में तो खुद शामिल मौजूद है। पूरा इलाका कॉर्डन कर दिया था, कोई भी अंदर जा नहीं सके। पुलिस जो भी जाता है उसको मार के निकाल देगी। जिस तरह से इन्होंने पुलिस ने मुजावरों को मारे, महिलाओं को पीटेगा। बीमार सीमार जो दरगाह में कौन रहता होगा, बीमार सीमार होगा, आया होगा, वही रहता होगा। लेकिन उन्हें इस तरह से पीटे कि उन्हें बाल पकड़ के कांच के अंदर भटका के लकड़ी हो पाइप हो। पुलिस ने किया, ये पुलिस ने किया, इसके सबूत के साथ पुलिस ने किया। पुलिस इस तरह से बोलती है कि ये तुम्हारा वो हमास नहीं है, ये वो नहीं है, तुम यहाँ से निकलो बाहर। लेकिन पुलिस के अफसर, पुलिस के अल्फाज में बोलता हूँ, पुलिस ने इस तरह से मारे पीड़ितों को कि जिसकी कोई मैं नहीं कह सकता हूँ। ये बात इस तरह से उन्होंने मारे और दरगाह के अंदर ले जाके भी मारे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, गुजरात इस वक्त सुर्खियों में है और गुजरात हमेशा संविधान की धज्जियां उड़ाने में सुर्खियों में रहता भी है। पिछले 2 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि सोमनाथ के अंदर किस तरीके से 1000 साल पुराने 5 से ज्यादा मज़ारात को, ईदगाह को शहीद कर दिया गया, जबकि मामला कोर्ट में लंबित था। ये एक विषय। दूसरा ये कि पिछले कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की सरकारों को एक ऑर्डर दिया और कहा कि 1 अक्टूबर से पहले किसी भी जमीन पर, किसी भी बिल्डिंग पर बुलडोजर न फिराया जाए। लेकिन उसके बावजूद ऐसा लगता है कि सोमनाथ के कलेक्टर, सोमनाथ के एसपी, वो मेरे ख्याल से खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं शायद। जो मामला है सोमनाथ की जो मज़ारात को जो शहीद किया गया, 2020 में ये मामला ट्रिब्यूनल पहुंचा था। ट्रिब्यूनल में पिछले 26-27 तारीख को सुनवाई हुई। ट्रिब्यूनल ने कहा कि हम अक्टूबर में इस पर सुनवाई करेंगे। उसके बाद में हाई कोर्ट के अंदर भी मामला चल रहा था। हाई कोर्ट ने कहा कि हम भी जो है वो 8 अक्टूबर को इस पर सुनवाई करेंगे, ये गुजरात हाई कोर्ट ने कहा। कोर्टों के अंदर मामले चल रहे थे। अचानक 23 सितंबर के रोज कलेक्टर की तरफ से नोटिस जाता है, जो ट्रस्टी हैं उन ट्रस्टियों को नोटिस जाता है और कहा जाता है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए। 26 सितंबर को
और सारी चीजें आप जो भी आपके आई कार्ड वगैरह सब यहाँ पर जमा करवाइए। सब लोग जाते हैं, ट्रस्टी वगैरह और जो इसमें पिटिशनर हैं, कोर्ट वगैरह में जो लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, लोगों को जो लगता है कि भाई देखिए मुसलमान सो रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, बुलडोजर चल गए, तो मैं आपको बता दूं कई बरसों से सोमनाथ की एक टीम है, गयासुद्दीन भाई खुद कांग्रेस के एमएलए हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर हमेशा बातचीत की। हाईकोर्ट के जो लॉयर हैं ताहिर हकीम साहब, वो भी इस मामले में पैरवी कर रहे हैं। इस मामले के अंदर जो कोर्ट ने कहा कि भाई हम इस पर 8 तारीख को सुनवाई करेंगे, कलेक्टर ने नोटिस दिया, सब लोग 26 सितंबर को पहुंचे कलेक्टर के पास में अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर। कलेक्टर ने आई कार्ड भी मंगवाए थे। अचानक ये हुआ कि आई कार्ड जिन जिन के जमा किए गए उनमें से ज्यादातर लोगों को हिरासत में ले लिया गया। अचानक रात में बुलडोजर पहुंचते हैं, 40 से ज्यादा जेसीबी मशीन्स पहुंचते हैं, लोग जमा होते हैं। लोगों ने एसपी साहब से कहा कि भैया आप डिमोलिशन क्यों कर रहे हैं, ये तो कोर्ट में मामला चल रहा है। लेकिन एसपी साहब ने और कलेक्टर साहब ने सबसे बड़ी संविधान की धज्जियां ये उड़ाई कि उन्होंने लोगों को झूठ कहा और कहा कि नहीं यहां पर डिमोलिशन होने वाला नहीं है, गवर्नर साहब आने वाले हैं, इस वजह से जो है वो ये तमाम पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। उसके बाद जो जेसीबी मशीन, तो उसको लेकर सवाल किया गया कि भाई ये जेसीबी मशीन यहां पर क्यों रखे गए हैं। तो उसके बाद जो जेसीबी मशीन थे वो बीजेपी के एक नेता हैं राम सिंह परमार, उनके यार्ड में भेज दिए गए। जनता को यह कहा गया कि हम डिमोलिशन नहीं करेंगे, जनता को अपने अपने घर भेज दिया गया। और उसके बाद सुबह 5 बजे जेसीबी मशीन्स को लाया गया और ये 1000 साल पुरानी इमारतों को जो है वो शहीद करने का काम किया गया। जमीन का एक लंबा ये मामला चल रहा है, 57 एकड़ जमीन जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी दर्ज है, उसके बावजूद कलेक्टर ने फैसला लिया। और जो मामले के पिटिशनर हैं, सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे। ये जो मामला चल रहा है, आप काफी लंबे टाइम से इसके कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, हर जगह पर मामला पेंडिंग है। आपको अब आगे क्या उम्मीद है कोर्ट से, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि जो कल का जो कलेक्टर साहब ने मीडिया पर जो बात बताई है, बिल्कुल झूठ बताई। क्या बात? कि जो बोले हमने नोटिस निकाली थी डेमोलेशन की, कब्जा लेने की, वो नोटिस हमको दी नहीं है। अच्छा। हाँ, तो मीडिया पे बोलते हैं कि हमने नोटिस जारी कर दी, 15 दिन हुआ उसको नोटिस दी थी, लेकिन नोटिस हमको मिली नहीं। अच्छा, नोटिस उसने दी है, हमारी प्रॉपर्टी का जो रिवीजन अर्जी दी है उसकी नोटिस दी थी, वो भी बंद के दिन में दी थी, वो भी संडे को 15 तारीख को 5:30 बजे हमको नोटिस दी। सिर्फ डॉक्यूमेंट दिखाने की दुकान में नोटिस अभी तक हमको नहीं दी थी, तो वो बात भी हम अभी तक नहीं करी है। अच्छा, वो नोटिस दी, वो नोटिस के आधार पर फौरन हमने हमारे वकील ताहिर हकीम साहब को दिया और फौरन उन्होंने पिटीशन वक्फ ट्रिब्यूनल में दाखिल करी। दाखिल करके 17 तारीख को वहां से हुक्म करा के कलेक्टर को नोटिस भेजा कि तुम 23 तारीख को यहाँ वक्फ ट्रिब्यूनल में हाजिर हो। अच्छा, 23 तारीख को हम यहाँ हाजिर हुए, उनके आदमी भी हाजिर हुए। उन्होंने हमारे सामने मुद्दत मांगी कि हमको 1 महीने की मुद्दत दो। बोले मुद्दत दो, तो अपने सामने हमारे वकील साहब ने ये बात करी कि मुद्दत तो हमको कलेक्टर साहब 1 हफ्ते की भी नहीं देते और आप 1 महीने की मुद्दत कैसे मांगते हो। तो इसके बाद मुद्दत के लिए तो फिर निर्णय है कि आपको 25 तारीख देते हैं हम। 25 तारीख को फिर हमारी बैटल चली, ताहिर हकीम साहब खुद बैटल में आए थे, तब भी बात वही आई कि 1 महीने की मुद्दत दो। अब मुद्दत देंगे, हमको सामने मुद्दत तो नहीं देते, तो हमारे पास उनको 27 तारीख को पेपर रजू करने के, तो इसके हिसाब से यहाँ मुद्दत नहीं थी। फिर मुद्दत के बाद में वक्फ ट्रिब्यूनल को 11 तारीख दी थी। अब उसके मुताबिक हम 27 तारीख को रूबरू कलेक्टर के सामने पूरे जिसको नोटिस भेजाई थी उनको लेके सामने 27 तारीख को हाजिर हुए। अब हाजिर हुए, सब डॉक्यूमेंट इसको दे दिए, नहीं दिया ऐसी बात नहीं है। अब जो डॉक्यूमेंट यहाँ से जो सरकारी वकील ने कलेक्टर के द्वारा जो यहाँ मुद्दत मांगी थी, वो मुद्दत के पेपर भी हमने उनको दिए कि भाई आप हमारे सामने मुद्दत मांगते हैं, आप हमको तो मुद्दत नहीं दे रहे, ठीक है आप जो मांगे हम पेपर देने के लिए तैयार है। आपको पेपर ऑलरेडी हमने कोर्ट के साथ भी दे दिए और आपको भी दे दिए, लेकिन आपने जो हमको नोटिस भेजाई है उसमें रिवीजन अर्जी में जो आपने दरखास्त रखी है वो दरखास्त के पेपर हमको तो नहीं दिए। अगर आप हमको पेपर दरखास्त के देंगे, आपने इसमें क्या क्या मुद्दा लगाए हुए हैं, वो मुद्दे के ऊपर हम भी आपको पेपर बनाएंगे, वो मुद्दे के ऊपर हम आपको चर्चा करके हम आपके सामने पेपर रखेंगे। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं। अब वो 27 तारीख थी, वो 27 तारीख को आज भी उसके उन्हें तारीख हमको दी नहीं है। फिर हमारे साथ फिर कॉन्फ्रेंस में मीटिंग करते हो सबको बुला के बोले मैं एक काम जो करता हूँ, आज तुम्हारी जगह का रोज काम कर ले। मैं बोला रोज काम तो हो गया, फिर भी बोले कि हम रोज काम कर ले कि जो इसमें मुजावरों के घर है वो घर का रोज काम करके मैं सरकार में रजूआत करूंगा कि
इनको कहीं जगह पे मिल कलेक्टर ने कहा हमारे सामने, सब जिसको नोटिस भेजा सबके हाजिरी में किया था। मैं बोला ठीक है, मैं बोला जुम्मा है 4 बजे आओ, 4 बजे तुम्हारे साथ में रह के माफी कर लेंगे। 4 बजे मामलेदार के साथ में तीन टीम बनाई, 3 टीम बना के अलग अलग सर्वे कराया। सर्वे हमारा 7 बजे पूरा हुआ, मामलेदार साहब ने सब हिटा। 7 बजे के बाद फौरन ऐसी हवा चली कि ये तो रात को डेमोलेशन करने वाले। अच्छा, हाँ, रात को यहाँ पर भी झूठ बोला। हाँ, तो डेमोलेशन है। मैं बोला हम तो यार सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक तो कलेक्टर साथ में बैठे हैं, तो कोई ऐसी बात आई नहीं है। तो हमने आगे वन पीस से समझाया, फिर भी मैं बोला देखते चलो। अब 7 बजे ये हवा चली कि डेमोलेशन होने वाला है, डेमोलेशन होने वाला है। मैं ठीक है चलो, उनको समझा के हमने मामला बैठा। 8 बजे मामला बहुत गर्म हो गया, जीसीबी ने सब आने लगे। तो पब्लिक बोले कि तुम बोल रहे, कलेक्टर नहीं बोल रहा है कि जो हमको डेमोलेशन करने के नहीं है, आ तो खाली हमने सर्वे गया, यहाँ तो जीसीबी ने सब आ गए। ठीक है, पब्लिक आ गई। 9 बजे हम खुद कलेक्टर साहब के घर पे बैठे। अच्छा, कलेक्टर साहब के घर पे बैठे, कलेक्टर साहब खुद बैठे हैं, डीवाईएसपी बैठे हैं, एसपी साहब बैठे, वेरावल पट्टन के मुस्लिम समाज के आगेवान बैठे हैं ने हमने ये बात दर्शाई कि सर ये क्या है डेमोलेशन का। कलेक्टर साहब खुद कहते और एसपी साहब भी खुद कहते हैं कि डेमोलेशन की कोई बात ही नहीं है। फिर डेमोलेशन तुम कैसे बोलते कि डेमोलेशन होने वाला है? मैं बोला डेमोलेशन की बात ही नहीं है, तो डेमोलेशन नहीं होने वाला है तो इतनी सारी पुलिस कैसे आई? बुलडोजर भी होते। पहले मैंने वही पढ़ा, इतनी सारी पुलिस कैसे आई है? तो कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने बताया कि ये पुलिस राज्यपाल आने वाला है, इसके लिए हमने बंदोबस्त के लिए मंगाई है। ठीक है, अगर राज्यपाल आने पुलिस के बंदोबस्त के बोला है, फौरन दूसरा मैसेज आता है कि यहाँ तो बुलडोजर सब लाइन में खड़े, 30-35 बुलडोजर है, 35-40 टोली खड़ी है। तो मैं वो भी रजूआत उनके सामने इसी उनके घर में ही करता हूँ। तो साहब ये जो जीसीबी ने ट्रैक्टर है वो किसके लिए बुलाए गए? तो बोले वो मालूम नहीं हमको। तो मैं बोला तो आप ये काम कीजिए, आप हमको पब्लिक हटाने के लिए बोलते हैं, तो आप पहले वहां से ये जो साधन जीसीबी ने उसको आप हटा लो, बुलडोजर वगैरह को हटा लो। तो बोले वो हमने नहीं है। तो आज भी हम तुमको आश्वासन देते हैं, एसपी साहब बोलते हैं, डीवाईएसपी बोलते हैं और कलेक्टर खुद बोलते हैं कि डेमोलेशन का कोई मसला नहीं है। ये डेमोलेशन करने के 3-4 घंटे पहले की बात, बस 2 घंटे पहले 9 बजे घर पे कि डेमोलेशन करने का तो कोई हमारा मकसद नहीं है, कि कोई हमको इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि ये जगह पर डेमोलेशन करने का। आपको किसने बताया? मैं बोला साहब ये बात चल रही है, पब्लिक में हवा उड़ रही है, तो इसके लिए हम यहाँ आए हैं। बोले नहीं, हम आपको खातिरी देते हैं। एसपी साहब ने बोला, डीवाईएसपी ने बोला, कलेक्टर ने बोला कि डेमोलेशन का कोई प्रश्न नहीं है, ना आप चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ में, डेमोलेशन की बात को निकल डालो और पब्लिक को आप आराम से सबको घर पे जाने दो। फिर वहां से हम कलेक्टर साहब के घर पे से निकले। कलेक्टर साहब ने हमारे साथ में डीएसपी को भेजा, बोले तुम इनके साथ में जाओ और वहां जो है वहां का पब्लिक को आगे पीछे कर दो और तुम खुद जाके बोलो कि भाई डेमोलेशन का कोई प्रश्न नहीं है, इसमें तुम खाली अफवाह में करो आओ माँ और सबसे में करेगा। अब हमें वहां से गए, यहाँ से पास डीएसपी हमारे साथ में आए जीसीबी के हटाने के लिए। ये तुम हटा लो तो पब्लिक हट जाएगी, ऑटोमेटिक हट जाएगी। अब डीएसपी खुद जीसीबी को जिसको कंट्रोल सौंपा था उसको खुद बोलता तो वो नहीं हटता है। फिर डीएसपी साहब फिर फोन करते कलेक्टर साहब को, कलेक्टर के साहब के ऑर्डर के हिसाब से ये जीसीबी सब वहां जो मार्केटिंग यार्ड में जमा करवा दिया उसने। जमा करवा के फिर वहां फिर डीएसपी ने हम साथ में जगह पे आए, सीपी सिलार बापू की जगह में, वहां बैठे पब्लिक को जमा थी, उसको समझाया, डीएसपी ने समझाया कि भाई ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, आप सब घर पे जाओ, हम तुमको विश्वास देते हैं कि डेमोलेशन का कोई बात नहीं है, तुम फिक्र मत करो, ना डेमोलेशन होने वाला नहीं है। ये तो अलग बात है। थोड़ी पब्लिक छोटी बारिश थी, बारिश की सीजन, तो भी पब्लिक गया। हमारे साथ में बैठ के कलेक्टर ने बहुत गलत झूठ बोला, इतना झूठ बोला कि जो हमको कलेक्टर खुद झूठ बोलाना समझा, वो बोलना मांगता था। अब कलेक्टर साहब ने बोलने के बावजूद फिर 5 बजे सीधा हाजी मंगरूई साहब बाबा में इन्होंने जीसीबी डाला, अटेंड करा। तो अगर कलेक्टर साहब बोलता है कि डेमोलेशन नहीं करने का, एसपी साहब बोलता है कि डेमोलेशन नहीं करने का, यानी खुद डेमोलेशन में तो खुद शामिल मौजूद है। तो उसके बाद आपने बात की, कलेक्टर साहब ने कहा कि आप रात में कह रहे थे, 2 घंटे पहले कह रहे थे कि नहीं करेंगे। फिर तो वहाँ बात सुनने वाली का था, पूरा इलाका कॉर्डन कर दिया था, कोई भी अंदर जा नहीं सके ना, पुलिस जो भी जाता है उसको मार मार के निकाल देती। जिस तरह से इन्होंने पुलिस ने मुजावरों को मारे, महिलाओं को भी बहुत, महिलाओं को पीटे क्या, बीमार सीमार, जो दरगाह में कौन रहता होगा, बीमार सीमार होगा, आया होगा, वही रहता होगा। लेकिन उन्हें इस तरह से पीटे कि उन्हें बाल पकड़ पकड़ के कांच के अंदर भटका के, लकड़ी हो, पाइप हो, पुलिस ने किया, ये पुलिस ने किया, इसके सबूत के साथ कि पुलिस ने किया। पुलिस इस तरह से बोलती थी कि ये तुम्हारा वो
हमास नहीं है, ये वो नहीं है, तुम यहाँ से निकलो बाहर। लेकिन पुलिस के अफसर, पुलिस के अल्फाज में बोलता हूँ, पुलिस के अल्फाज बोलता हूँ। और पुलिस ने इस तरह से मारे पीड़ितों को कि जिसकी कोई मैं नहीं कह सकता हूँ ये बात। इस तरह से उन्होंने मारे और दरगाह के अंदर ले जाके भी मारे। जाली लोखन की जाली पकड़ा के पीछे से इसने ऐसे लड़के को मारे। वो लड़का मेरे पास भाग के मेरे पास आया ने मेरे को बेटा किधर भी मेरे को भुगा दो। उसको मैंने उसके घर पे भुगा दिया। जैसे सिपे सिलार वाले बापू को पूरा सामान घर में, पूरा रात को सोए हुए पूरा आके मार धार करके पूरे सामान के एकदम उठा के खा कर दिया। कोई लेने का नहीं, कोई बचने का नहीं है। बारिश चालू ऊपर। तो इस तरह से कलेक्टर साहब ने और पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारे ऊपर जो जुल्म किया है वो तो हम कभी भी भूल नहीं सकते। ऐसा जुल्म किया है। मारने में इन्होंने कोई कमी नहीं रखी। इस अदालत से आपको क्या उम्मीद है? बस हमने तो बस यही अदालत में, वक़्त में भी डाला है, हाई कोर्ट में डाला है और हम सुप्रीम में भी जाने वाले हैं। हमने तो उम्मीद अदालत से रखी है कि अदालत जो उम्मीद हमारे जो देगा उसको हम मान्य रखें। कानूनी तौर पर ऐसे अधिकारियों को और ऐसे पुलिस वालों को भी कानूनी सबक जरूर सिखाया जाना चाहिए, मानते हैं? ये तो मैं जरूर मानता हूँ कि जितना हमारे साथ गलत इसने अधिकारियों ने बैठ के, आगे वालों के साथ में बैठ के ये जो बात बताई है और मीडिया पे इस तरह से बोलते तो बहुत गलत है। तो उसके ऊपर तो पूरी सख्त कानूनी कार्रवाई होवे और उसको सजा मिले, इसे हमारे आपसे। देखिए, कुरान भी कहता है, कुरान में कहा गया है कि जो लोग इस तरह की उल्टी सीधी चीजें करते हैं वो लोगों को ये बताते हैं कि हम तो शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुरान में कहा गया है। तो आज जो है वो सोमनाथ से लेकर गाजा, लेबनान, हर जगह पर ये बात सही साबित हो रही है। आपको लगता है ऐसा? नहीं। पहले तो मैं ये आपको ये बता दूं कि जो इन्होंने डेमोलेशन किया है वो जगह खुद हमारी राइट ऑफ हक वाली है। 1853 सर्वे नंबर 57 एकड़ और 1 गुटा ऑलरेडी इसमें हमारी ये जगह है। जो डेमोलेशन किया है वही जगह हमारी है, जिसमें कब्रिस्तान भी है, दरगाह है, सब है। ऑलरेडी हमारे पास उसका जुना इतिहास, पुराना रेकर्ड भी है। लेकिन वो तंत्र रेकर्ड को तो मानने के लिए तराए जरा बस अब कोर्ट से ही उम्मीद है आपको? हमको कोर्ट से उम्मीद है। अगर कोर्ट हमारे पुराने डॉक्यूमेंट है वो देखेगा। हमको जगह दी गई है। हंटर कमिश्नर वेरावल में नीम के नवाब सरकार के टाइम में हंटर कमिश्नर ने नीम के ठहराव के साथ में, वो ठहराव हमारा पुराना 1903 का ठहराव है। तो सारे डॉक्यूमेंट ठहराव के साथ में ये 57 एकड़ 1 गुटा हमको जमीन दी गई। उसके नक्शे के साथ में सर्टिफाइड कॉपी हमको दी है। वो सर्टिफाइड कॉपी के हिसाब से हमें आज जो लड़ रहे हैं कोर्ट में, वो सर्टिफाइड कॉपी के हिसाब से ही लड़ रहे हैं। अब वो 1853 को नंबर हमारा ये जो है उसको अभी ऑन रेकर 1852 बताते, तो 1852 बोले सोमनाथ ट्रस्ट का नंबर है। तो हमारे वही ले रहे हैं। 1852 की जगह होगी वो 1852 को दे देंगे। लेकिन जो 1853 में जो जगह है वो 1853 की जगह हमको दे दो, तो हमारा कोई बात नहीं। जिस तरीके से बताया, एक कानूनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले वहां पर बताया गया कि सचिवालय बनाया जाएगा और उसके बाद में फिर से वो हमेशा जो बीजेपी की राजनीति रही है कि सोमनाथ मंदिर के नाम पर अब राजनीति की जाए। एक और पिटिशनर हमारे साथ में मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? वली मोहम्मद टेसीडा, महामंत्री जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी। ગીર સોમનાથ જિલ્લાની અંદર અત્યારે જ્યારે અમે હાજર છીએ, અમારા વેરાવળના મુસ્લિમ લીડર અમારા નુસરતભાઈ પંજા, અમારા પૂર્વ એમએલએ ભાઈ ગયાસુદ્દીનભાઈ શેખ, અમારા એમએલએ ઇમરાનભાઈ અને અમારા પિટિશનર જે છે ઇસ્માઇલભાઈ છેલ વેરાવળથી અને અન્ય આગેવાનો। અમારી રજૂઆત તો એ હતી કે જ્યારે ગીર સોમનાથ જિલ્લાની અંદર અત્યારે એવો માહોલ જાણે ડિમોલેશનની મોસમ ચાલી હોય, સરકારને કાયદાને એક સાઈડમાં રાખી કાયદાને ન માનનારી આ સરકારના પ્રતિનિધિઓને દબાણ નાખી અને ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં પ્રથમ અમને જ્યારે 19 તારીખે અમને નોટિસ આપી જિલ્લા કલેક્ટર શ્રીએ કે હાજી મંગરોલી સાહેબ આવા, બે પીરસા સિલાર, મસ્તાન બાવા, ગરીબ સાહેબ આવા અને એ દરગાહોની કાયદેસર સિટી સર્વેમાં 1892 ના ડેટ મુતાબિક 1892 ના ડેટ મુતાબિક તે એ લોકોનું ઘરભેણીનો કેસ ચાલ્યો છે। રેવન્યુ રેકર્ડમાં દરગાહોના અને મુજાવરોનો ઉલ્લેખ છે અને વંશ પરંપરાગત મુજાવરોની નિમણૂક પણ કાયદેસર થાય છે। એટલે કોઈ રેકર્ડ બાબત રેકર્ડ નથી, એવી કોઈ બાબતો નથી। છતાં પણ અમને 27 તારીખે જે ફરી મુદત આપી, 27 તારીખે અમને મુદત આપી, 27 તારીખે અમે હાજર થયા, પણ અમને જે પક્ષકારોની જે દરખાસ્ત નાયબ કલેક્ટરે સિટી સર્વેની નોંધ રદ કરવાની જે દરખાસ્ત જેને આપવી જોઈએ એ દરખાસ્ત અમને ના આપી અને એમ કહે છે કે તમે જવાબ રજૂ કરો। પણ જવાબ રજૂ કરવા માટે અમારી પાસે દરખાસ્ત તો જોઈએ ને, જે સિટી સર્વે દરખાસ્ત કરી હોય, જે ડેપ્યુટી કલેક્ટરે દરખાસ્ત કરી હોય, એવી કોઈ દરખાસ્ત પક્ષકારોને આપી નહીં અને ડાયરેક્ટ એ લોકોએ અમને તારીખ ન આપી અને અમે મુદત માંગી છે અને તારીખ ન આપી અને સાંજના સમયે રાતના
એ લોકોએ ડિમોલેશનની તૈયારી કરી લીધી ત્યારે અમને ખબર પડી. પણ આ મેટર છે એ 2014 થી પ્રથમ વેરાવળ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં અમે દાખલ કરી હતી ઓલિયાદીન સમિતિ મારફતે. ગીર સોમનાથ જિલ્લાની ઓલિયાદીન કમિટી છે જે દરગાહો અને બજારો અને કબ્રસ્તાનોની રક્ષા કરે છે, એ ઓલિયાદીન કમિટીના પ્રતિનિધિ મારફતે વેરાવળ કોર્ટમાં 2014માં દાખલ કરી. 2016માં ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટે એનો જજમેન્ટ આપ્યો, એમાં મનાઈ હુકમ આપ્યો. ત્યારબાદ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટે એમ કીધું કે તે મેટર ચલાવવાની આ કોર્ટની સત્તા નથી, તમે ટ્રિબ્યુનલ કોર્ટમાં જાઓ. એટલે ત્યાંથી મેટર અમારી ટ્રાન્સફર થઈને ટ્રિબ્યુનલ કોર્ટમાં 2020માં ગઈ. પણ ટ્રિબ્યુનલ કોર્ટમાં 2020 થી અત્યાર સુધી પેન્ડિંગ હતી. હવે ટ્રિબ્યુનલ કોર્ટની અંદર મેટર ચાલે છે, પણ ટ્રિબ્યુનલ કોર્ટની અંદર પેન્ડિંગ હતી એ દરમિયાન અમે હાઈકોર્ટમાં ગયા, પક્ષકારો હાઈકોર્ટમાં ગયા, અને હાઈકોર્ટમાં ગયા પછી હાઈકોર્ટે એ તારીખ 8-10 તારીખ નાખી છે, અને ટ્રિબ્યુનલમાં પણ તે મેટર ચાલે છે, તેમાં પણ 11-10 તારીખ છે. એટલે કલેક્ટરે કોઈ તારીખ નથી આપી, કલેક્ટરે કોઈ જજમેન્ટ નથી આપ્યો 27 તારીખના રોજ. પણ કાયદાને સાઈડમાં મૂકીને મેટર સબ જ્યુડિશિયલ હોય તેમ છતાંય કલેક્ટરે કાયદો ભૂલી અને 27 તારીખે રાતના ચાલુ ધમધોકાર વરસાદ અને એવા વરસાદે માનવતા નેવે મૂકી અને સવારમાં વહેલી સવારે 5 વાગે જે મુજાવરોના મકાનો જે 200 પરિવારો છે તે પરિવારોને જગાડી ઘર બહાર નીકળી જાઓ, સામાન પણ લેવા ન દીધો. અને એમાં તો ડિલિવરી વાળી બાયો, બીમાર વૃદ્ધો, નાના બાળકો, વૃદ્ધ માતા પિતાઓ, એવા વૃદ્ધો સાથે રાતના 5 વાગે મુજાવરોના પરિવારોને બહાર કાઢ્યા. ખરેખર આવું કૃત્ય તો કોઈ દુશ્મન પણ ન કરે એવું કૃત્ય કલેક્ટર શ્રીએ જિલ્લા ગીર સોમનાથ કલેક્ટર એક માનવતા નેવે મૂકીને કરેલ છે. ખરેખર એને પજેશનના અધિકારો આપવાતા, જેનો 200 વર્ષ કરતા પણ વધારે પુરાનો એક કબ્રસ્તાન છે ને એ લોકો ત્યાં રહે છે, અને મજારો પણ 1200 વર્ષ પુરાની મજારો છે. હયાત કબ્રસ્તાન છે. હયાત કબ્રસ્તાનમાં કદાચ કોઈ મુસ્લિમો ન રહેતા હોય ને તો પણ એ કબરોની અને દરગાહોનું રક્ષણ કરવું નિયમ મુજબ એ સરકારની ફરજ છે. છતાં પણ એ સરકાર નિયમોને નેવે મૂકી અને એ કબ્રસ્તાનનું અને એ દરગાહોનું, એ મુજાવરોના ઘરોનું ડિમોલેશન એ લોકોએ તારીખ 27ના રાત્રિના એટલે કે 28 તારીખના વહેલી સવારે 5 વાગે કરી નાખ્યું. કઈ પણ નીતિ નિયમોને ધ્યાને લીધા વગર. જ્યારે હાજી મંગરોલીસાની મજાર હોય એ તો પુરાતત્વ વિભાગમાં નોંધાયેલી છે, માઈપુરીમાંની મજાર હોય એ પણ પુરાતત્વ વિભાગમાં નોંધાયેલી છે. એટલે આવી તો ઐતિહાસિક પુરાની દરગાહો એવી તો અનેક જગ્યાઓ એ અને જેને અમે મિની અરબસ્તાન કરબલા માનીએ છીએ એવી મુસ્લિમ સમાજના આસ્થાના પ્રતીક સમાન દરગાહો છે. ત્યાં હિન્દુ લોકો પણ દર્શનાર્થે આવે છે અને માનતાઓ આવે છે, અને તે તમામ લોકોને આસ્થાને ઠેસ પહોંચાડી અને આ લોકોએ આસ્થાને ઠેસ પહોંચાડવા આ લોકોએ પરિવારો ઉપર અન્યાય કરી ચાલુ વરસાદમાં ઘર બહાર કાઢ્યા છે. કોઈ પણ મનુષ્ય એને આશરો આપે છે જ્યારે વરસાદમાં ઘર વિહોણાને, ત્યારે આજ સરકારના તંત્રો જ્યારે આશરા વિહોણા બનાવે છે એ પણ ચાલુ વરસાદમાં ને વહેલી સવારે ઉઠાડીને. એટલે આ તે ક્યાંનો ન્યાય? એટલે આ ઘોર અન્યાય થઈ રહ્યો છે એક સમાજ ઉપર. ખરેખર આ બાબતે અમારી આજે પણ અમે રજાના દિવસે પણ એક પિટિશનર અમારા એડવોકેટ શ્રી તાહિર હકીમ સાહેબ દાખલ કરવાના છે, અને અમારા ઇસ્માઇલભાઈ છેલ્લેમાં પક્ષકાર છે, અને બીજી અમે સુપ્રીમ કોર્ટમાં પણ અમે જવાના છીએ. એટલે અમે મરતે દમ તક સુધી ન્યાયનો રસ્તો લેશું અને કાયદા ઉપર અમે વિશ્વાસ રાખીશું. 100% અમને નામદાર હાઈકોર્ટ પણ અમને ન્યાય આપશે, અમને ટ્રિબ્યુનલમાંથી પણ ન્યાય મળશે, અને અમને સુપ્રીમ કોર્ટ પણ ન્યાય આપશે એવો અમને વિશ્વાસ છે. અને અમે વધુમાં જણાવીએ છીએ કે આ બાબતે કાયદાકીય પ્રક્રિયા ચાલુ હોય, જેથી કરીને ગીર સોમનાથ જિલ્લાની અને વગેરે લગત જિલ્લાની મુસ્લિમ સમાજે શાંતિ જાળવવાની છે, કાયદાને માન આપવાનું છે, ભાઈચારાથી રહેવાનું છે અને શાંતિ જાળવી રાખવાની છે. એવી પણ અમારી અપીલ છે, જેથી કરીને કોઈ કાયદો હાથમાં ના લે એવી ફરીવાર વિનંતી કરું છું मुस्लिम समाज ने। अच्छा, कई लोगों को ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज और मुस्लिम जो ट्रस्टी हैं सब सोते रहते हैं, एंड वक्त पर ये लोग जागते हैं। आप कितने वक्त से ये लड़ाई लड़ रहे हैं कानूनी? देखो, हमारे गुजरात के पहले लीडर जो हमारे जो गयासुद्दीन भाई शेख है, जो पूर्व एमएलए है, और हमारे इमरान भाई है, वो भी है, वो चालू एमएलए है गुजरात के, और हमारे नुसरत भाई पंजा है, वो हमारे मुस्लिम लीडर है वेरावल गिर सोमनाथ के, और जमीयत उलमा हिंद, इसमें कई मुस्लिम संस्थाओं मुजाहिद नफीस है, तो कई मुस्लिम संस्थाओं, कई मुस्लिम लीडरों, हम ये कानूनी लड़ाई 2014 से लड़ रहे हैं। 2014 में जब 2011 में ये जगह एक्वायर की दी थी, वो સચિવાલય માટે એક્વાયર કરી નાખી હતી કે જ્યાં ગીર સોમનાથ જિલ્લાની જિલ્લા સચિવાલય બનાવવાનું, અને સચિવાલય ત્યારે પણ એ લોકોએ સચિવાલય ત્યાંથી કેન્સલ કરી, અને જે કાયદાકીય મેટરની આટીકુટીના કારણે એ સચિવાલય કેન્સલ કરી ઈણા જ ગામે એક્વાયર કરી હતી। ત્યાર પછી એ લોકો સતત કઈ ને કઈ પ્રવૃત્તિઓ, નોટિસો બજાવી, કઈ ને કઈ પ્રવૃત્તિઓ માપણી કરવી, એવું ચાલુ જ રાખ્યું છે। એટલે અમારી સાથે 2014 ની અમે આ 2014 થી લડાઈ અમે લડી રહ્યા છીએ।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।